हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज है कमेंट बॉक्स का वीडियो। मेरे हाथ में मोबाइल है और ये वीडियो है कमेंट बॉक्स का। कमेंट बॉक्स की वीडियो में मैं आप लोगों के जो भी कमेंट होते हैं उसका मैं रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जो लोग ने कमेंट नहीं किया है ना, वो भी इस वीडियो को देखो, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि आपके मन में हो सकता है वही डाउट हो जो किसी और ने पूछा हुआ हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स का वीडियो मेरा जरूर देखा करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है, तो आपके मन में डिफरेंट जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिकली कमेंट बॉक्स का अगर मेरे 4-5 एपिसोड देख लेंगे ना कमेंट बॉक्स के वीडियो को, तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है विनायक दावले का। सर, मुझे 1 साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक्सपीरियंस है, अब मैं कैसे ग्रो करूं? विनायक, अगर आपके पास 1 साल का फार्मा एक्सपीरियंस है ना डियर, तो आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करिए। प्रोसेस को जानिए कि कैसे सेल का प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग जो मतलब स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी को रन करने के जितने भी प्रोसीजर हो ना, LBL क्या होता है, कैसे डिटेलिंग की जाती है, सारे प्रोसेस को आप सीखोगे ना, आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, तो आपके पास धीरे धीरे क्या होगा, 1 या 1.5 साल के अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि मतलब आप जो मैनेजर की एबिलिटी होती है ना, उसको गेन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, जैसे आपका एनालिटिकल स्किल, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके, किसी से बात करने के तरीके, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप करती जाएंगी। तो 1 साल और 1.5 साल के बाद ऐसा होगा, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब आप पूरी तरीके से डेवलप हो जाओगे एज ए MR के लिए। अब फिर आप एज ए MR, एज ए मैनेजर के लिए, फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए, तो आप क्या होगा कि प्रमोशन ले लेना। ठीक है, अगर आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो अगर इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहना है, तो आप अपना मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छा रिलेशन बनाइए, जिससे हो कि आपके लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर आप काम कर सको और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंसेंटिव को अर्न कर सको। ओके, अगर एज ए मैनेजर प्रमोट होना है, तो एक मैनेजर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मैनेजर ट्रेड करके ऊपर, तो उसको जाके देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि एज ए मैनेजर अगर हम प्रमोशन लेना चाहते हैं तो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उन क्वालिटीज़ को हम कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है फ्रेंड, शाहरुख मंसूरी का कमेंट है, सर अगर फेक सैलरी स्लिप बनाकर HR क्या लिखा, सर अगर फेक सैलरी स्लिप बनाकर शो करें HR राउंड में, तो क्या HR को पता चल सकता है? तो शाहरुख, ऐसा है कि फेक सैलरी स्लिप बना के अगर लेके जाओगे, अगर आपने बहुत होशियारी से बनाया हुआ ना, तो HR को पता नहीं चलेगा। बहुत लोग ऐसा फार्मा के अंदर करते हैं और ये बहुत ही कॉमन टैक्टिस है एक प्रकार से। जब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो लोग बना लेते हैं और इतना ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होता है इन सब चीज़ों को लेकर। मेन जो इंटरव्यू आपका होता है वो सही सलामत हो गया, अच्छे से हो गया ना, तो सैलरी स्लिप में अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो इतना माइन्यूटली कोई सैलरी स्लिप चेक नहीं करता है, उसको शक होता है, डाउट होता है, फिर चेक होती है। तन्मय आकाश बोरा का कमेंट है, सर माई क्वेश्चन आफ्टर 40 ईयर कैन MR स्विच कंपनी, प्लीज़ रिस्पॉन्ड माई क्वेश्चन। तन्मय, ऐसा है कि 40 ईयर के बाद कंपनी को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब चेंज करेंगे, अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाएंगे तो एज ए MR नहीं जा पाएंगे। रीज़न ये है कि MR के लिए जो स्टैंडर्ड एज है ना, वो 27 ईयर है या 28 है मैक्सिमम। उसके बाद एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आपको 30 तक तो कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर कंपनी चेंज करते हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज होती है, जब पूरी की पूरी टीम ही, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, GM से लेके या ZVM से लेके पूरी टीम ही दूसरी कंपनी में चली जाती है। मतलब अपर मैनेजमेंट की बात होती है, मालिक के साथ में साठगांठ होती है और पूरी कंपनी में वो पूरी टीम ही लेके वहाँ दूसरी जगह पहुँच जाता है, तो सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, पैकेज भी जो सेट होता है वो मिल जाता है। बट एज ए इंडिविजुअल अगर आप बात करोगे कि मुझे कंपनी चेंज करना है, तो यार आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मतलब आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं 40 ईयर 42 ईयर में, तो उनके सिर्फ पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एज ए मैनेजर प्रमोशन ले लें। आप प्रमोट होने के बाद किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अनिकेत मजूमदार का, MR जॉब में रेफरेंस लेटर अगर डॉक्टर से मिल गया तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है? तो अनिकेत डियर, डॉक्टर से रेफरेंस लेटर लेके जाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पर्टिकुलर एरिया का मैनेजर है और किसी अच्छे डॉक्टर से आपने रेफरेंस लेटर लिखवा लिया है, तो मैनेजर काफ़ी हद तक आपको कंसीडर करेगा। इसके अलावा डॉक्टर का रेफरेंस लेटर कहीं भी कुछ खास यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है देन आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं क्वालिटी है नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। मैनेजर लेटर, डॉक्टर से लेटर लिखवाने से आप सेलेक्ट नहीं होंगे फार्मा के अंदर।
क्वालिटी यहाँ देखी जाती है, ठीक है, स्किल सेट देखा जाता है। सिमनानी अशरफ का कमेंट है, सर मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, मैं पार्टनरशिप में ये बिजनेस करना चाहता हूँ, सर कुछ बताइए। तो सिमनानी, अगर आपको मेडिसिन के बारे में नहीं है तो आप आइडिया जो दूसरा पार्टनर है उसको मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बिजनेस जो सिस्टम है ना उसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलें तो मेडिकल स्टोर का सिस्टम मालूम होना चाहिए। होलसेल का अगर बिजनेस करना जा रहे हैं तो होलसेल में कैसे सेल किया जाता है, कैसे परचेजिंग होती है, स्टॉक कैसे आता है, और सॉफ्टवेयर कैसे रन करते हैं, क्या सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी। मेडिसिन के बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, क्योंकि बिजनेस देखो, एक होता है पर्टिकुलर किसी चीज़ का नॉलेज होना और एक होता है बिजनेस करना। बिजनेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट का आप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो ही, बट अगर आपको बिजनेस मॉडल पता है ना, बिजनेस का सिस्टम पता है तो आप बिजनेस कर पाओगे। हाँ, बिजनेस करता था अगर प्रोडक्ट नॉलेज भी होता है ना तो प्लस का काम करता है, एज ए एडवांटेज वर्क करता है, बट नहीं है तो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है RXAC सिरविका, सर फार्मा मार्केटिंग कंपनी ओपनिंग के लिए फार्मासिस्ट का होलसेल लाइसेंस चलेगा क्या? हाँ, तो आप अगर कंपनी ओपनिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग डेज के लिए बिना रजिस्ट्रेशन कराए। अगर आपने DL ले रखा है और GST लिया हुआ तो आप मार्केटिंग कर पाओगे, ठीक है। वैसे रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी एक्ट के तहत कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, बट इनिशियल डेज में फॉर दी 6 मंथ 1 ईयर के लिए आप काम करते रहो। जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लगे, हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ठीक है, काम कर सकते हो कुल मिला के। राहुल कुमार राजा का कमेंट है, सर मैं PCD का काम करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में DL और GST ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ गाइड करिए। हाँ राहुल, अगर आपके पास बजट है और आपने प्लान किया है तो आपको GST और DL लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास बजट नहीं है, कम बजट है, तो DL और GST के ऊपर पैसा खर्च मत करिए। आप किसी स्टॉकिस्ट के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, थोड़ा जाके उससे मिल लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में वो सपोर्ट कर देगा। देन आपके पास जैसे जैसे प्रोडक्ट का आपके रोटेशन होने लगेगा तब आप क्या करिएगा, DL और GST बना लीजिएगा, ओके। ये आपका सेविंग मेथड है। लेकिन आपने फुल्ली का डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं यार मुझे फ्रेंचाइजी का काम करना ही है, आपको पहले से वर्क के बारे में पता है कि कैसे वर्क होता है, सिस्टम पता है, देन आपके लिए DL GST बनाना ही बेटर है, ताकि आप एज ए CFA एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर सको और जो एक्चुअल प्राइस होता है ना उसको सेव कर सको, सीक्रेट रख सको, ओके। क्रिश्चियन विल्सन का कमेंट है, आई हैव जीरो एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट गेट अ जॉब, बट यू कैन प्लीज टेल मी इफ आई कैन स्टार्ट मेडिकल शॉप और होलसेल मेडिसिन ऑन माई ओन, देयर इज वे टू स्टार्ट इज कॉन्फिडेंट एंड फर्स्ट लर्नर। तो मतलब ये कहना मैं फर्स्ट लर्नर हूँ, मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली क्रिश्चियन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं मेडिसिन का नॉलेज हो तभी आप मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे। मेडिकल स्टोर आप किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बेस पे भी ओपन कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर ओपन करने के बाद किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को हायर करिए, अपने शॉप पे रखिए, वो मेडिसिन को डिस्पेंस करेगा। स्लोली क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर ना आप भी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, मेडिसिन के बारे में जानकारी आपको हो जाएगी, तो आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, बस आपको एक कैंडिडेट ऐसा हायर करना पड़ेगा जिसको जानकारी हो, मीन्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ओके। ब्रजेश रॉय, आई एम BA ग्रेजुएट, कैन आई डू MR जॉब, एनी प्रॉब्लम टू गेट प्रमोशन? नो ब्रिजेश, आप अगर BA है ना, BSc है, BCom है, आप आराम से जॉब कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम क्या आती है, आपको स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में कोई बोलता है मुझे साइंस ग्रेजुएट चाहिए, मुझे B फार्मा चाहिए, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रीम की जॉब नहीं है ये, आप दूसरे की स्ट्रीम की जॉब लेने जा रहे हैं। अगर आप अपना स्ट्रीम छोड़ के दूसरे की स्ट्रीम में घुस रहे हो ना, तो मेहनत तो यार दबा के करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अपना मेहनत कर पाए ना और पेशेंस रख पाए तो आपको मिलेगा। जब आप फार्मा में आ जाओगे ना, फिर आपके लर्निंग ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, फिर क्वालिफिकेशन काफ़ी पीछे छूट जाती है। मनीष का कमेंट है, डिवीजन का क्या मतलब होता है? डिवीजन का मतलब ये होता है कि कंपनीज क्या करती हैं मनीष की, मार्केट के अंदर पूरी स्पेशलिटी को कवर करना, हर एक टाइप के डॉक्टर को कवर करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। मतलब पीडिया का बच्चों का जो डॉक्टर है बच्चों वाले प्रोडक्ट बनाएंगे, ताकि उनका MR जो हो कि पूरा रेंज लेके आए, बच्चों के सारे प्रोडक्ट लेके जाए और उसको बताने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। अभी एक प्रोडक्ट गायनी का है, एक क्या बोलते हैं, मतलब बच्चों के डॉक्टर का है, एक ब्रेन के डॉक्टर का है, एक जो है हार्ट के डॉक्टर का है। तो इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा ना, तो एक डॉक्टर के पास जाएंगे सारे ब्रांड बता नहीं पाते, बस 1 ही 2 ब्रांड बता पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है,
डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन बना देती है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेट दे देती है। चलो बच्चों वाला जो एमआर होगा उसके पास सारे प्रोडक्ट बच्चे वाले होंगे, या बच्चा वाला होगा कुछ फिजिशियन के प्रोडक्ट होंगे, दोनों मिक्स करके बेचेगा। कैसे गायनी वाला मतलब जो लेडीज के डॉक्टर होते हैं उनके लिए डिजाइन कर देता है, चलो ये गायनी डिपार्टमेंट है, गायनी डिवीजन है, तो इसके अंदर सारे गायनी के प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो कंपनी इसलिए डिवीजन मतलब मार्केट साइज को, पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए कंपनी ऐसा करती है, डिवीजन बना देती है। मतलब डिवीजन अपने आप में एक कंपनी की तरह रन करती है, उसका मैनेजर सब कुछ, एमआर सब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक पूरा सिस्टम अलग होता है। एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के साथ वेरी करता है, उसका ऊपर से कंट्रोल करने वाला होता है एमडी, वही सारे डिवीजन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जो उसका नेशनल हेड होता है सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब एक डिवीजन अपने आप में एक कंपनी की तरह वर्क कर रहा होता है। प्रवत हलदार का कमेंट है, सर आई एम वर्किंग इन ऑप्थेल्मिक डिवीजन इन ए न्यू कंपनी, देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, हाउ टू डील। तो डीएच अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम ना सभी के साथ में आती है, ऐसा नहीं आप, क्योंकि आप थोड़े से नए हैं, आप मार्केट से अवेयर नहीं है, आपके रिलेशन नहीं है, आपको जानबूझ के कई बार स्टॉकिस्ट परेशान करेगा या मेडिकल स्टोर वाला परेशान करेगा, क्योंकि आप न्यू है। मैंने भी फेस किया है प्रॉब्लम, और हर कोई फेस करता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए। तो आपको उसमें परेशान नहीं होना, टाइम स्पेंड करो, जैसे भी करा पाते हो कराते रहो, लेकिन टाइम स्पेंड करो। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, आप देखो इसमें प्रोडक्ट आपको अपने पैसे से अवेलेबल कराना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कर क्या सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराना है ना, मान लो आपके आई में है तो आपके ड्रॉप्स होंगे, 4-5 ड्रॉप अपने पास खरीद लो, एक एक आपने अवेलेबल करा दिया। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आ जाए, डॉक्टर को जहां भी अवेलेबल करो 5 काउंटर पे, वहां पे अच्छे से मेहनत करो ताकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ जाए। अभी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ गया ना, जो आपने एक बॉटल दिया हुआ था ना उसको वापस ले लो। अभी क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आ गया तो वो रेगुलर मंगाने लगेगा, आप रेगुलर आने लगा मेडिसिन, अपना बॉटल वापस ले लो, अब वो बॉटल किसी और के पास दे दो। तो इस तरह से 4-5 बॉटल जो लोगे ना, 5-5 काउंटर पे ऐसे से रोटेट करके प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करा के प्रिस्क्रिप्शन ले लोगे। अब ये बोला कि आपको बहुत सारे काउंटर पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करानी है, तो बहुत सब जगह अवेलेबिलिटी करा के कुछ नहीं होता है। डॉक्टर का जहाँ प्रिस्क्रिप्शन जाता है वहाँ से शुरुआत करो, स्लोली आपने ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ब्रांड धीरे धीरे सब जगह अवेलेबल हो जाएगा अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया है तो, ठीक है। जस्ट हम रिस्पेक्ट देने के लिए पहले से ब्रांड अवेलेबल करा देते हैं, बट अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यूसली आ रहा है ना, तो होलसेल वो मेडिकल स्टोर ऑटोमेटिकली लेके आएगा, उसको भी प्रॉफिट चाहिए ना। वो कब तक पेशेंट को मना करते रहेगा ये वाला मेडिसिन नहीं है, उसको भी लॉस होता है, लेकिन आपके सामने वो ओपन होकर बोलता नहीं है वो, ठीक है। बीरज विश्वास का कमेंट है, सोनी जी एक बार होलसेल का बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगर वही बिजनेस पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट हो सकता है क्या? यार कन्वर्ट तो इसका मुझे बहुत लीगल तो प्रोसीजर नहीं पता है, लेकिन एक पार्टनरशिप डीड बना के इसको कन्वर्ट तो किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीएल जब एक बार बन जाता है उसमें कुछ भी चेंज कराओ तो डीएल फिर से बनता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको आपको डीआई से ही क्लियर करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीज़ें बाद में अपडेट कराई जा सकती हैं, जीएसटी में अपडेशन हो सकता है, पैन कार्ड लगा के अपडेट कराया जा सकता है, बाकी सारी चीज़ें पार्टनरशिप डील लगा के आप बाद में अपडेट कर पाओगे। बट डीएल एक बार बन गया ना तो डीएल को आप चेंज नहीं कर पाओगे। बस ये है कि आपका जितना फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, आप पार्टनरशिप में जा रहे हो तो जितना फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो पर्टिकुलर 2 पार्ट में पार्टनरशिप में आ जाएगा, बट डीएल एक ही आदमी का रहेगा जहां तक मुझे नॉलेज है, वो पार्टनरशिप में नहीं जाएगा फ्रेंड। अगर पार्टनरशिप में आप करवाओगे तो अब डीएल फिर से बनाना पड़ेगा। तो अगर आप पार्टनरशिप में लेके जाना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डीएल ना भी रहे, बाकी चीज़ें हो जाए पार्टनरशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रोहित ठाकुर कमेंट है, हाय सर कितना पैसा लगा के हम फार्मा कंपनी ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट? तो रोहित आपने मैक्सिमम अमाउंट पूछा, मैक्सिमम अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, वो 1 करोड़ भी हो सकता है, वो 50 करोड़ भी हो सकता है, वो 100 करोड़ भी हो सकता है, या उससे ऊपर की भी फंड हो सकती है, जो भी आपके पास हो। मिनिमम पूछे होते तो मैं बता देता, मिनिमम 3 लाख 4 लाख 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी कैसे स्टार्ट करेंगे इसके लिए मैंने अभी जल्दी वीडियो रिलीज़ किया। इस वीडियो को पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया, हाउ टू स्टार्ट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिए, देन आप कंपनी को स्टार्ट कर पाएंगे। राहुल सिंह राजपूत कमेंट है, सर मैंने पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं बट क्या बड़ी जगह पर ही ये मिलती है? राहुल ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी छोटे से छोटी जगह पे भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, ऐसा कोई में एरिया का स्पेसिफाइड नहीं है। बट ये कि जिस एरिया में आप लेना चाहते हो उस एरिया में उसका, उस कंपनी का, जिस कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो उस वो एरिया पर्टिकुलर वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो सपोज जैसे मैं इलाहाबाद में हूँ, ठीक है, अभी इलाहाबाद में हम पर्टिकुलर छोटे एरिया के नहीं लेते हैं, कभी फ्रेंचाइजी लेते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए लेते हैं। तो मैं इलाहाबाद के लिए लेना
चाहता हूँ फ्रेंचाइजी, तो उस कंपनी के पहले से कोई काम ना कर रहा हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो सिस्टम है मोनोपोली पे काम करता है, मतलब एक आदमी को दे दिया तो दूसरे को नहीं दे सकता, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि यार आपके यहाँ जिस कंपनी का नहीं है फ्रेंचाइजी उस कंपनी का आप ले सकते हैं। ठीक है, छोटे बड़े एरिया से कोई फर्क नहीं है, आपको बिजनेस करना, पैसा दो, सामान लो, बेचो, बस यही सिस्टम है। स्वास्तिक दास का कमेंट है, सर होलसेल को वैकेंसी में कितना प्रॉफिट है? अच्छा, होलसेल के वैक्सीन में शायद मुझे लगता है लिखना चाह रहे थे ये स्वास्तिक ने। वैक्सीन में प्रॉफिट 10% सभी का मार्जिन है, बट वैक्सीन वगैरह में क्या होता है, कई बार डील आती है, इंजेक्टेबल और वैक्सीन्स में कंपनी डील देती है, आप 500 इंजेक्शन खरीद लोगे या वैक्सीन इतना खरीद लोगे तो आपको 10% 20% एक्स्ट्रा स्कीम मिल जाएगा। इस टाइप की स्कीम टैबलेट में भी आती है, टैबलेट कैप्सूल सिरप में भी आती है, लेकिन ऐसी स्कीम टैबलेट वगैरह सेक्शन में काफ़ी कम आते हैं, बट इंजेक्शन और वैक्सीन वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वहाँ बल्क में माल उठाने में मिलता है, तो वही वो 10% नॉर्मल मार्जिन होता है। अगर इस तरह आपको कोई सी कोई स्कीम मिल जाती है होलसेलर को और वो ग्रैब कर लेता है उस स्कीम को, तो उसको इतना एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। प्रहलाद पाटिल का, सर 1 मंथ में कितने दिन हेडक्वार्टर एक्स स्टेशन एंड आउट स्टेशन काम करना होता है? प्रहलाद, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। एक और कमेंट किया, सर फ्रेशर डी फार्मा वाले बंदे को एमआर कितना एनुअल पैकेज मिलता है? ओके, तो एक एक करके रिप्लाई करता हूँ। पहला है तो जनरली आपको अपने हेडक्वार्टर के अंदर 10 दिन काम करना होता है या फिर 12 दिन काम करना होता है, और ये 10 से लेकर 14 दिन का टाइम होता है जो आपको अपने हेडक्वार्टर पे काम करना होता है। ठीक है, 10 दिन आपको बाहर जाना होता है, मतलब एक्स स्टेशन जो होता है। अब ये जो 14 दिन है ये कम भी हो सकता है, 10 से कम नहीं जाएगा हेडक्वार्टर पे, बट ये है कि 10 से लेकर 14 दिन के बीच में 10 to 14 डेज के बीच में वेरी करेगा। डिपेंड ये करेगा आपका हेडक्वार्टर कितना बड़ा है, आपका हेडक्वार्टर ही बड़ा पोटेंशियल है या फिर उसका इंटीरियर। जैसे मैं लखनऊ की बात करूँ, ठीक है, लखनऊ में क्या होगा, जो भी काम करेगा ना, लखनऊ सिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो 10 दिन के 14 के 15 डेज ही सिटी के अंदर काम करेगा, ओनली 10 डेज के लिए वो बाहर जाएगा बस। ठीक है, अभी ऐसा कोई सिटी है, जैसे मैं सुल्तानपुर की बात करूं, एक सुल्तानपुर हेडक्वार्टर है, तो सुल्तानपुर हेडक्वार्टर में क्या, सिटी इटसेल्फ इतना पोटेंशियल नहीं है, सिटी के अंदर इतना पावर नहीं है, उसके कस्टमर कहाँ पे हैं, डॉक्टर्स बाहर है, इंटीरियर में है, तो सिटी के अंदर मेडिकल रैप कितने दिन काम करेगा, 8 से 10 दिन ही काम करेगा, मैक्सिमम 10 दिन काम करेगा। ठीक है, बाकी दिन उसको 14 डेज बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल सिटी के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे मिर्जापुर है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं कि हम सिटी के अंदर ही पूरा काम कर सके। तो ये हेडक्वार्टर के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना दम है उसके अंदर। ठीक है, डॉक्टर्स है, पोटेंशियल है, तो सिटी के अंदर ज़्यादा होगा, बाहर अगर है तो बाहर। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, और अगर किसी का कमेंट मैंने नहीं लिया होगा, छूट गया होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कमेंट नए टाइप के जो कमेंट होते हैं उसको ही लेने की कोशिश करता हूं। अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, जो मेरा वीडियो का चैनल है, ठीक है, चैनल में जाइए, वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स का। कमेंट बॉक्स के और भी जो वीडियोज़ हैं ना, उसके देखिए, हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर वहीं पर हो। ठीक है, और चैनल में जाएंगे तो आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करिए, आपको बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे। एज वेल एज अगर मुझे आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझसे चैट करना चाहते हैं, तो फार्मा जॉबर्स करके मेरा ये पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, फार्मा जॉबर्स सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ मुझे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ मुझसे आप चैट करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आपको डाउट हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करके मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, या कभी मैं लाइव आता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे आऊँ या फिर यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे आता हूँ तो डायरेक्टली मुझे वीडियो कॉल में ही मैं ले लेता हूँ, बट यूट्यूब के ऊपर जब आता हूँ तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो भी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।